हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपको स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 ये फुल मॉक टेस्ट है और ये फुल मॉक टेस्ट 2 है। इससे पहले पहला मॉक टेस्ट 1 महीना पहले मैंने लिया था और आपकी एग्ज़ाम 16 दिसंबर से पहले 10 मॉक टेस्ट मैं फुल कराने वाला हूँ और आपको कल भी फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। डेली अब एक फुल मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, ठीक। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसका मैं कट ऑफ निर्धारित कर रहा हूँ। कम से कम कोशिश कीजिएगा 70 से 75 क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि क्वेश्चन जो है इजी से मॉडरेट लेवल का है, कुछ ही क्वेश्चन हार्ड है। तो कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चन आ रहा है वही बनाने के लिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव 1/3 है। तुक्का मारने से इसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें तुक्का मारने का मतलब कि कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम में भी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा, ओएमआर सीट रंगना पड़ता है। तो क्वेश्चन देखकर वीडियो रोक लीजिए और क्वेश्चन लगाइए, फिर आंसर मिलाइए। अगर क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य है। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि भारत का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। जनघनत्व किसे कहते हैं? तो प्रत्येक 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई का आपका क्षेत्रफल निकाल दीजिए तो 1 किलोमीटर जो हो जाएगा मीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। ये जो होता है इसमें जितने लोग निवास करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? जनघनत्व बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है ये बिहार का है। ये आप ही का राज्य बिहार का है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिहार का। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार में एक खास यहाँ पर याद रखिएगा 2-3 चीज़ जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिहार एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें रैंक पर है, ये याद रखिए। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से 3रे रैंक पर है। बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले रैंक पर है। बिहार अगर सत्ता दृष्टि से सबसे निचले रैंक पर है, ठीक। सबसे ऊपर कौन है? केरल है। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा जो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है ये कोरोना पेंडेमिक के कारण 2020 में नहीं मनाया गया है। अब यहाँ पर कुछ मैं और जानकारी दे दूँ बिहार के बारे में। जैसे बिहार के बारे में ये पूछता है, यहाँ पर देखिए कि अभी कौन सा विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, तो ये 17वां विधानसभा का चुनाव हुआ था। इससे पहले 2019 में लोकसभा का पूरे इंडिया में चुनाव हुआ था। वो कौन हुआ था? वो भी 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। अभी कौन से मुख्यमंत्री 7वीं बार बनकर आए हैं? तो नीतीश कुमार बनकर आए हैं। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा, रैंक जरूर याद रखिएगा। ये भी यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा के यहाँ पर सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा की 16 है, विधानसभा की कितना है? तो 243 है, विधान परिषद की कितना है? तो 175 है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आराम से आपको क्वेश्चन लगाना है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कपास के पैदावार में अच्छी होती है, जो कपास की पैदावार होती है ये किस मिट्टी में अच्छी होती है, ये आपको बताना है। तो कपास की जो पैदावार होती है इसे काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है काली कपासी, जो वहाँ पर कपास भी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपको काली मिट्टी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर भारत में पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा आपको पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और बिहार में भी पूछे तो आपको जलोढ़ ही लगाना है, क्योंकि उत्तरी भारत में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, जो कि गंगा यमुना ये सब के जो लाई जाती है मिट्टी काटकर, इससे बनती है, ब्रह्मपुत्र से। तो जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, खादर और बांगर, पुराना और नया जलोढ़ मिट्टी। तो दूसरे के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का हम बात कर रहे हैं, न कि 2019 वाला आप ले लीजिएगा। अभी हाल में जारी हुआ है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, तो भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है ये 94वां स्थान मिला है। और शीर्ष देश पर पहले स्थान पर कौन रहा था? तो बेलारूस था। तो 94वां स्थान मिला है, ये याद रखिएगा। कुछ इंडेक्स का मैं आपको बता देता हूं, पहले इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब मैं कुछ आपको इंडेक्स बता देता हूं, जैसे कि विश्व, यहाँ पर पूछे अगर 4-5 मैं इंडेक्स का आपको नाम बता देता हूं। ये पूछे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का मैं आप बता रहा हूं सभी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 में 142 स्थान पर आया था भारत, ये याद रखिएगा। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया पावर इंडेक्स निकाला गया, उसमें भारत का स्थान 4था स्थान पर था, एशिया पावर इंडेक्स, ठीक। एशिया द्वीप जो है ये आपको सबसे बड़ा द्वीप बोला जाता है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से, और भारत एशिया द्वीप में ही पड़ता है, ये याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर कौन आया पूछ सकता है? स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान पूछेगा तो कौन आ जाएगा? 48वां स्थान पर आ जाएगा। भारत 48वें स्थान पर आया है, ठीक, ये याद रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन जो भी कराऊंगा इसमें से रिपोर्ट कराते रहूंगा टेस्ट में। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 जारी हुआ, इसमें भारत का 144 स्थान आया है, जो कि बहुत ही खराब है। और इसमें फिनलैंड का बहुत अच्छा स्थान आया है, इसके पहले स्थान पर फिनलैंड आया है। फिर आपको पूछ सकता है हेनेली पासपोर्ट इंडेक्स में 84वें स्थान पर आया है।
84वें स्थान पर आया है, 84th मीन्स की स्थान पर आया है। सबसे पहले जो आया है वो जापान, मीन्स की जापान का जो पासपोर्ट है ये सबसे ये है पावरफुल है, ये याद रखिएगा। वैश्विक लोकतंत्र सूचांक पूछ सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें 91वें स्थान पर आया है वैश्विक लोकतंत्र सूचांक, क्योंकि भारत लोकतंत्र है तो पूछ सकता है 91वें स्थान पर, 51 स्थान, 91 नहीं 51 स्थान पर आया है, 51 स्थान पर। और इसमें जो सबसे पहले रैंक पर आया है ये नॉर्वे आया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लगा लेना है। विश्व शांति सूचांक 2019 का आप पूछ सकता है, तो 141 स्थान पर था भारत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। जो विश्व खाद्य दिवस है, वर्ल्ड फूड डे, ये हर साल मनाया जाता है। ये हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ये याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पूछ सकता है कि आपको यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो 4 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 108वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन या बैठक कहाँ हुआ? 108वें जो विज्ञान का सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत भी आई है। 108वें ये हुआ था पुणे में। कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था, ये याद रखिएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि जो थे, ये हम आपको ऑप्शन में दिया है। जाइल बोल्सोनारो दिया है, सी जिनपिंग दिया है, डोनाल्ड ट्रंप दिया है और राजपक्षे दिया है। तो इसमें से आपको कौन से हो जाएंगे? तो 6 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर जाइल बोल्सोनारो हो जाएगा। यही हमारे मुख्य अतिथि थे 26 जनवरी 2020 को, ये याद रखिएगा। ठीक, तो 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो, जो भारत में सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी के लिए डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया है, वो कहाँ पर किया गया था? मैं आपको कोडवर्ड में बताता हूँ, आप समझ जाइएगा। यह नवाबों के शहर में किया गया था। इसकी आप समझ सकते हैं ये किसका राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। सबसे बड़ा जो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था। 7 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? जो यूरोपीय संघ द्वारा जो मुद्रा का प्रचलन हुआ है या मुद्रा जो इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है यूरो। और यूरोपीय संघ से पूछ सकता है कि कौन से ब्रेक्जिट से अलग हुआ है ब्रेक्जिट द्वारा, तो यह हुआ है ब्रिटेन, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुरकुटदा किस लिए प्रसिद्ध है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकुटदा था ये किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो सुरकुटदा जो प्रसिद्ध था ये किसके लिए था? तो ये था घोड़े के हड्डी का अवशेष यहाँ पर मिले हैं, घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं, ये याद रखिएगा सुरकुटदा में। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि निम्न में किसे भोर का तारा कहा जाता है? देखिए भोर का तारा किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। भोर का तारा इसमें से किसे कहा जाता है? तो भोर के तारा या सांस का तारा भी इन्हें बोला जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। और ये अब बुध के बाद इसका रैंक आता है, इसके सूरज के बाद दूसरे स्थान पर आता है। सूरज यहाँ हुआ, बुध हुआ, ये शुक्र हुआ, ये पृथ्वी हुआ, ये मंगल हुआ, आंतरिक ये ग्रह होता है। और यहीं पर शुक्र जो है इसे भोर के तारा या सांस के तारा कहते हैं। जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुक्र होगा, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। 10 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो निर्वाचन आयोग एक संसदीय संस्था है जो कि निर्वाचन कराता है, जैसे कि लोकसभा चुनाव हुआ, राज्यसभा चुनाव हुआ, राष्ट्रपति की चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, राज्य के विधानसभा के चुनाव। तो ये जो है आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत ये आपको जो होता है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात घोषणा हो सकती है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाता है। राष्ट्रीय आपात की अगर बात किया जाए तो अभी तक 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात। 11 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? जो 1857 की क्रांति हुआ था जिसमें आरा से बाबू वीर कुंवर सिंह ने आपको योगदान दिया था, ये पूछ सकता है, यहाँ से लड़े थे तो कहाँ से? तो आरा से। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बिहार के कोई भी एग्जाम में। तो इसमें जो आपको निश्चित किया गया था चिन्ह वो था कमल और चपाती। कमल और चपाती हुआ था, ये याद रखिएगा। मेरठ के विद्रोही जाकर आपको दिल्ली में और बहादुर शाह जफर जो कि बहादुर शाह द्वितीय नाम होते हैं उनको अपना बादशाह घोषित कर दिए थे। इसलिए बहादुर शाह जफर को इसी के जुल्म में आपको गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था। रंगून म्यांमार में है और वहीं पर उनको निर्वासित कर दिया गया था। म्यांमार का पुराना नाम आपको बर्मा पड़ेगा और वहीं मृत्यु हुआ था इनका। लास्ट जो हमारे मुगल बादशाह थे ये कौन थे? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। और प्रथम कौन था मुगल बादशाह? तो बाबर था, जो कि पानीपत के युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी को हराकर स्थापना किया था यहाँ पर। बाबर जो मुगल वंश का था। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत हो जाएंगे, भरत मुनि। क्वेश्चन 14 है कि निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा जनजातीय नृत्य जो है ये कर्नाटक से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना होगा ऐसे, अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये बताइए कौन सा है जो कि कर्नाटक से संबंधित है। तो ये जो है आपको हो जाएगा यक्षगान। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कुछ मैं आपको इस समय त्यौहार जो मनाया गया जैसे
पुल्लिकल्ली कला जो मनाया गया था 2020 में, ये बाघों का खेल एक तरफ से है, और ये आपको नाम से ही पता चल रहा है पुल्लिकल्ली, तो ये केरल में हुआ था। कहाँ से? केरल में मनाया गया था। और एक केरल में और मनाया गया था थुम्भी महोत्सव 2020, ये भी मनाया गया था केरल का। ये ड्रैगन वाला फ्लाई वाला त्यौहार है, ये याद रखिएगा। और भी जैसे उगादी त्यौहार कहाँ मनाया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में नए साल में मनाए जाते हैं उगादी त्यौहार है। हॉर्नबिल महोत्सव इस बार जो मनाया गया था ये त्रिपुरा में। ऐसे हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है ये नागालैंड का त्यौहार है, नागालैंड, ठीक, ये याद रखिएगा। एक होता है बथकुंभा उत्सव, ये तेलंगाना के फूलों का पर्व है, बथकुंभा, ये याद रखिएगा, ऐसे से पूछता है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ये कौन आता है? तो ये आर्टिकल 326 के तहत, नहीं माफ कीजिएगा, आर्टिकल 226 के तहत और आर्टिकल 32 के तहत है। आपको अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो आप आर्टिकल 226 के तहत आप सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। ये आपको ये हो जाएगा, इसमें कौन से आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, मूल अधिकारों का संरक्षण देता है जो उच्च न्यायालय देता है, ये आर्टिकल 226, और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? इसमें से कौन सा खनिज है जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, ये आपको बताना है। तो इसमें से हो जाएगा बक्साइड। बक्साइड जो होता है ये बक्साइड हो जाएगा, बक्साइड होता है, बक्साइड होता है, ठीक। ये जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक, ये याद रखिएगा। 16 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है। तो जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार या निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहले ऑप्शन में है जैव, दूसरे में है अजैव, तीसरे में है अनवनीक्रिय, चौथे में है नवीनीकरणीय। तो ये बताना है कि क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसे नवनीकरणीय कहा जाता है, नवनीकरण कहा जाता है, या नवनीकरणीय कहा जाता है, ये याद रखिएगा, डी हो जाएगा। तो 17 के आंसर डी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो मानचित्र बनाने का विज्ञान है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी जो होता है ये मानचित्र बनाने का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है ये वियना में है, वियना में है। बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था जनेवा में आया था क्वेश्चन कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जनेवा में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जो टिहरी बांध है इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है, ये आपको बताना है। तो टिहरी बांध का निर्माण जो किया गया है ये भागीरथी नदी पर किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया गया है, ये याद रखिएगा। 20 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जो मरणोपरांत भारत रत्न पाने के वाला जो पहले व्यक्ति थे, भारत रत्न इनको, देखिए भारत रत्न ऐसे तो 1954 से ही मिलने स्टार्ट हो गया है, लेकिन मरणोपरांत सबसे पहले किनको दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ये याद रखिएगा। तो 21 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो इन्हीं के दरबार में थे ये शेरशाह, ये मोहम्मद नुहानी ने इन्हें दिया था, क्योंकि ये एक ही तलवार में एक शेर को मार दिए थे। तो मोहम्मद नुहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। फिर इनका नाम शेरशाह पढ़ा और इन्हीं ने सूर्यवंश की स्थापना किया था। और शेरशाह की मुकाबला कहाँ पर है? सासाराम में है, ये याद रखिएगा, सासाराम रोहतास। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गौतम बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध जो वन्यजीव अभयारण्य है ये किस जिले में है, ये बताना है आपको। तो वो वहीं जिले में है जिस जिले में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। महात्मा बुद्ध को कहाँ पर? तो बोध गया में, मिसकी गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, ये याद रखिएगा। 23 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो पहले उप मुख्यमंत्री थे ये कौन थे, ये आपको बताना है। तो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे, ये याद रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिंह। कुछ श्री कृष्ण सिंह जो थे ये हमारे पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के। अभी तो नीतीश कुमार जी हैं, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें बने हैं फिर से 7वें बार मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही अभी पूछेगा तो पूछेगा, ठीक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अभी जनसंख्या कितना है बिहार का? तो देखिए इस ऑप्शन को सबसे पहले सब एनालाइज कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा ए 10,40,99,452, ठीक। जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ सकता है। ये भी याद रखिएगा कि जो बिहार है ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पहले स्थान पर है। जनगणना हर 10 साल पर होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस बार जो होगा 2021 में जनगणना फिर से आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो भारत में आरंभ किया था ये किसने किया था, ये आपको बताना है। ये जो आरंभ किया गया था ये आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया था, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सी है जो कि संघवाद की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है, तो सत्ता का केंद्रीकरण संघवाद की विशेषता नहीं है। ये याद रखिएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण ही आपको संघवाद की विशेषता होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। और केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा होगा जब विकेंद्रीकरण होगा, तो स्थानीय सरकारों का भी अधिकार मिलेगा। तो ये तीनों ऊपर का सही है संघवाद के लिए, लेकिन ये जो है सत्ता का केंद्रीकरण, ये संघवाद की विशेषता नहीं है। 27 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। ये आपको बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो अब मात्र 6 ही राज्य में विधान परिषद है। ठीक, तो ये बताना है कि इसमें नहीं है। तो अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्यों नहीं है कि जम्मू कश्मीर को अब 2 यूनियन टेरेटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक, और जम्मू कश्मीर में अब मात्र विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, पहले था। ठीक, ये याद रखिएगा। यहाँ पर 2 बात मैं आपको बता दूं कि जो 6 राज्य है विधान परिषद जो राज्यों में है, जैसे कि इनका जो नाम है, इनका नाम याद कर लीजिए। जैसे पहले बिहार, फिर यूपी, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, यही राज्य में है। ठीक, 28 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति है ये कौन करता है, या राज्यपालों को हटा भी सकता है, नियुक्ति भी करता है। ये राज्यों में जो नियुक्ति करता है ये राष्ट्रपति होते हैं। ये याद रखिएगा, राज्यपाल भी बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु चाहिए, और राष्ट्रपति भी बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु चाहिए, और उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु चाहिए। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न देशों में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो इस देशों का नाम बताना है कि कौन से देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये याद रखिएगा, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। ठीक, तो ये कौन सा देश है, देखिए डी ऑप्शन में नेपाल है, और बाकी ऊपर के ऑप्शन में भारत, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड है। तो ये स्विट्जरलैंड हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। अमेरिका में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक, ये याद रखिए, इजराइल में भी है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड में होगा। देखिए माफ कीजिएगा, वो जो होता है फेडरल गवर्नमेंट और आपको संसदीय गवर्नमेंट जो होते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा, वो दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे बना था दरोगा में भी कि कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं होता है, इस बार दरोगा में पूछा हुआ था। अब ये आपको लगाना है कि कौन से देश में है, तो स्विट्जरलैंड में जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पदार्थ का जड़त्व उसकी किस भौतिक राशि का माप होता है। तो जो पदार्थ का जड़त्व होता है वो किस, उसके जो भौतिक राशि का माप होता है वो किसका होता है, तो वो द्रव्यमान का माप होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये लगा लीजिएगा। द्रव्यमान का जड़त्व मीन्स क्या होता है कि उसका खुद का अपना द्रव्यमान हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार फॉरेस्ट में कि इनमें से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जो ज़्यादा वजन वाला होगा, बिहार पुलिस में पूछा हुआ था, जिसका ज़्यादा वजन होगा उसका ही सबसे ज़्यादा जड़त्व भी होगा। तो ये याद रखिएगा, 31 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान है, ये याद रखिएगा। तो 31 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि जी का मान होता है, जो बड़ा वाला जी है इसका मान कितना होता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो जी का जो मान होता है ये 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर किग्रा। यहाँ पर देखिए ये होता है किग्रा स्क्वायर, ये ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पदार्थ का संवेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुनी बढ़ेगी। तो पदार्थ का संवेग, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाला है, इसे याद रख लीजिएगा। मैं फार्मूला बता देता हूँ। पदार्थ का संवेग बराबर क्या होता है, एम भी, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम वेग दुगना कर रहे हैं, मीन्स किस पदार्थ का संवेग दुगना कर रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं वेग भी दुगना होगा और मास भी दुगना होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए कि मास का एक मास तो यहाँ से कट जाएगा। ठीक, दुगना जो होगा, मान लीजिए 2m यहाँ पर हो गया। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा तो m स्थिर कांस्टेंट वही हो गया, लेकिन v स्क्वायर जो यहाँ पर होगा ये आपको v डबल हो जाएगा। तो टी ए आपको क्या हो जाएगा, मान लीजिए v 2 है तो ये आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डबल हो इसके स्क्वायर होगा। तो ये यहाँ पर जो हो जाएगा ये गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, सीधे 4 गुना हो जाएगा। ऐसे भी अगर क्वेश्चन आपसे दे कि किसी पदार्थ का संवेग दुगना होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा डायरेक्ट याद रखिए 4 गुना, क्योंकि फार्मूला याद रखिएगा हाफ एम भी स्क्वायर, इसी फार्मूला पर आपको बनाना है। ठीक, आगे चलते हैं। 33 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। जो शून्य समूह है या जीरो में जो रखे गए हैं, शून्य समूह में रखे गए को क्या कहा जाता है, यह बताना है। शून्य समूह में रखे गए तत्वों का, इसे बोला जाता है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस के नाम से, जैसे कि नियोन हुआ, जर्नन हुआ, हीलियम हुआ, ये सब रेडॉन हुआ, ये सब जो हो जाता है। ठीक, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि तत्व X की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर उसका सूत्र क्या होगा। ये आपके सामने देखिए ऑप्शन है, सारा ऑप्शन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ में आपको चूज करना है। ठीक, कि ये बोल रहा है कि एक एक्स है, कोई एक्स है, उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन यहाँ पर रख लीजिए। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये ऐसे ऐसे बॉन्ड बना लेगा 4 एक्स 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 एक्स। ठीक, तो यहाँ पर
ना माफ़ कीजिएगा, ये ऐसे बनाएगा बॉन्ड, क्योंकि ये पूछ रहा है कि एक्स के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ऐसे बनाएगा ये। ठीक, तो ये 4 एक एक यहाँ से बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्ड बनाएगा ये आपको हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे बॉन्ड बनेगा, तो इसकी जो एक्स होगा ये सिंगल होगा, और जो एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे ये बनेंगे एक्स एच के साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये सिंपल सी भाषा में आप याद रख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर 35 का आंसर लगा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा XH4 हो जाएगा यहाँ पर, ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? तो किस में कोबाल्ट पाया जाता है ये आपको बताना है। किस में कोबाल्ट पाया जाता है? साइबोकोबालाइन इसका नाम भी है। कौन सा है? तो विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी जो है ये आपको एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो कि इसका नाम है, और ये जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। ठीक, क्लोरोफिल ये तो हरे पत्तियों में आपको मिलता है क्लोरोफिल, और हीमोग्लोबिन ये ब्लड का है। ठीक, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, या ब्लड में लोहा पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। किसी तारे का रंग जो दर्शाता है उसका ताप दर्शाता है, ताप दर्शाता है। किसी तारे में जो ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय संलयन है। सूरज भी एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। अगर ऐसे सूरज ऑप्शन में ना रहे तो परिक्रमा संसूरी आपको लगाना है। अगर ऑप्शन में सूरज है तो सूरज ही लगाना है, लेकिन नहीं है तो परिक्रमा संसूरी लगाना है, ये याद रखिएगा। तो ये इसका नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन के नाभिक मिलता है तो हीलियम के नाभिक बनते हैं, तो वहाँ पर ऊर्जा निकलता है। तो जो तारे का रंग है ये ताप दर्शाता है, मिसकी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। 37 का आंसर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पृथ्वी के भूतल में स्वार्थिक है। पृथ्वी के भूतल में क्या स्वार्थिक है? ऑक्सीजन है, अल्मुनियम है, लोहा है, सिलिकॉन है, क्या स्वार्थिक है यह बताना है। तब पृथ्वी के भूतल पर सबसे ज़्यादा जो है ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आराम से मार लीजिएगा, ऑक्सीजन एकदम इसकी लगा दीजिएगा क्वेश्चन। ठीक, ये याद रखिएगा। अगर पूरे वायुमंडल में भी बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन ही आता है। ठीक, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20% के करीब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है ये आपको कौन सा है ये बताना है। तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो है ये फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है ये आपको बताना है। कि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको क्या होगा, तो उसको तो दूर की वस्तु दिखाई देता है, लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई देगा वो नज़दीक की वस्तु। तो इसके पास की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है और दूर की वस्तु दिखाई दे देता है, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? पास की वस्तु साफ नहीं दिखाएगा, दूर का दिखाई देगा, जिसे दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। और निकट में क्या होगा कि निकट के दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। 40 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 के 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, वो कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन सबसे पहले चारों देख लीजिए। ये जो हो जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आंसर जो हो जाएगा ये बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है और ये एक दूसरे के सबसे नज़दीक है। ये सूरज है तो ये है हो जाएगा बुध, और ये हो जाएगा आपको शुक्र, ये फिर हो जाएगा पृथ्वी, और फिर ये मंगल। इसको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और उधर जो पाए जाते हैं जैसे बृहस्पति हुआ, आपको हुआ शनि हुआ, यूरेनस नेपच्यून, ये सब जो होते हैं ये आपको प्राग्रह होते हैं जो कि लिक्विड और गैसीय अवस्था में होते हैं, और आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये आपको सॉलिड अवस्था में होते हैं। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है ये बृहस्पति का, सबसे बड़ा ग्रह भी है बृहस्पति, और उसका सबसे बड़ा उपग्रह भी है। कौन सा है? तो गैनीमीड। और टाइटन जो है उपग्रह वो किसका है? तो वो है आपको शनि का, और डिमोस फबोस मंगल का उपग्रह है। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, वायरस के कारण आपको नहीं होता है, ये आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराते चलूँगा। ठीक, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको हैजा जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन होते हैं ये मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पर। विषाणु से होने वाले जो बीमारी है मिसकी वायरस से, तो सबसे पहले तो रेबीज होता है। ठीक, फिर खसरा होता है, हर्पिस होता है, मेनिजाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, ट्रोकोमा होता है जो कि आँख की बीमारी है, पोलियो होता है, एड्स होता है HIV के कारण, HIV वायरस, चेचक होता है, छोटी माता होता है, डेंगू ज्वर होता है, गलासोथ होता है, गलसोथ जिसे बोला जाता है, गलसोथ। तो ये जो होता है ये विषाणु से होने वाले रोग है। ठीक, इन्फ्लुएंजा भी विषाणु से होने वाला रोग है। तो ये 13 जो मैंने रोग बताया इसे याद रखिएगा फिर से। रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोथ और इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है, जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है ये कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें वसा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, ये मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक, तो ये 43 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का उपयोग किया जाता है ये मैं पहले भी आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स का रंग होता है ये नारंगी और लाल होता है। कैसा? नारंगी और लाल, ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूँ, क्योंकि ये सब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं, तो बताना है ये आपको। तो किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये होते हैं आपको -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड भी और फ़ारेनहाइट का भी तापमान बराबर होता है। 45 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। जो चालक है इसके वैद्युत प्रतिरोधकता का इकाई क्या है, ये आपको बताना है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो है ये ओम है। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग किसका करता है, किस तरंग का उपयोग करता है आधुनिक टेलीफोन, यह बताना है आपको। तो ये जो करता है ये रेडियो तरंगों का उपयोग करता है आधुनिक टेलीफोन। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं। जो एंजाइम होते हैं ये मुख्य रूप से किससे बनते हैं, तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बनते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। प्रोटीन और नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन तो प्रोटीन आप जानते ही हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। 48 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। मैं आपको बता दूं कि मैं जल्दी जल्दी इसलिए आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वीडियो आपको बहुत कम समय में देख लेना है और क्वेश्चन भी लगा लेना है, तभी आप आगे का भी तैयारी कर पाएंगे। ठीक, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा बी। प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये सोयाबीन में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हीरा किसका अपरूप है। जो हीरा अपरूप है, आइसोटोप है, ये किसका है, ये आपको बताना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हीरा जो अपरूप है ये आपको ग्रेफाइट का भी हो जाएगा और कार्बन का भी हो जाएगा। ठीक, ग्रेफाइट मुलायम हो जाता है, हीरा बहुत कठोर होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। हीरा का जो चमक होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इसकी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। 49 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा द्रव है जो कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ये जो हो जाएगा इसमें सबसे अच्छा ऊष्मा का जो चालक हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पारा हो जाएगा। मरकरी जिसे बोला जाता है, जिससे मिनीमाटा रोग होता है। जैसे बिहार दरोगा में पूछा हुआ था क्वेश्चन इस बार 29 नवंबर को कि जो मिनीमाटा रोग होता है वो किससे होता है, तो परी के कारण होता है। ये पारा के कारण, परी नहीं पारा के कारण होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे देखिए कि पारा है क्या। यहाँ पर देख सकते हैं पारा के बारे में। ये सफ़ेदी और चमकीली धातु है। ये साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है और इसका अपेक्षित घनत्व जो है ये 13.6 होता है। इस ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का भी और ऊष्मा का भी। यह न तो आघातवर्ध है और न ही तन्य है, यह भी याद रखिएगा। और इस ये जो इसका यहाँ पर देख सकते हैं 4.12,000 ताप पर या केल्विन पर ये आपको प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसका इतना आपको केल्विन पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा का उपयोग देख लीजिए किसके लिए है। पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि यंत्रों में किया जाता है। गैस के एकत्र करने में किया जाता है। धातुओं का अमलगम में किया जाता है। चांदी और सोने के निष्कर्षण में किया जाता है। सिंदूर में निर्माण में किया जाता है। इसका कास्टनर केलनर विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में होता है। मरकरी वाष्प लैंप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इतना मैंने बताया आपको पारा के बारे में, अब मत भूलिएगा कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में किसने एक्स किरण के आविष्कार किया था। ये बताना है कि इसमें किसने एक्स किरण के आविष्कार किया था। ये रोएंटिजन जो है ये एक्स किरण के आविष्कार किया था, रोएंटिजन, ये याद रखिएगा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 1 किलो कैलोरी बराबर होता है। जो 1 किलो कैलोरी होता है ये किसके बराबर होता है, ये आपको बताना होता है। तो 1 किलो कैलोरी जो होता है ये 4184 जूल के बराबर होता है। 4184 जूल, ये याद रखिएगा। 1 किलो कैलोरी मीन्स की 1000 कैलोरी, और वो जूल में बराबर हो जाएगा 4184 जूल। तो 52 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है, इसमें कौन सा जल का शुद्धतम रूप। देखिए, जल का जो शुद्धतम रूप होता है उसका पीएच स्केल 7 होना चाहिए, तभी तो उदासीन या शुद्धतम होगा। तो ये वर्षा का जल होता है। ऐसे उद्योग वाला क्षेत्रीय देखिएगा, उद्योग जहाँ पर है ज़्यादा फैक्ट्री उट्री है वहाँ पर अम्लीय वर्षा हो जाता है। एसिड रेन बोला जाता है, जिसके फैक्ट्री उट्री से धुआं निकलता है तो अम्लीय वर्षा होता है। तो अम्लीय का क्या होता है, वो 7 से नीचे होगा पीएच स्केल प्रमाण, और 7 से ऊपर का क्षारीय होता है। ठीक, तो ये वर्षा का जल हो जाएगा 53 का। ये क्वेश्चन नंबर 54 है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ में इसकी थोड़ा टूट जाता है बीच में तो चमकीला प्रतीत होता है। किसके कारण प्रतीत होता है, तो ये जो वही प्रतीत होता है जिससे हीरा चमकता है, इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यहाँ पर देख लीजिए इसका उदाहरण है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या होते हैं। हीरा चमकता है उसी के कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका इसकी दिखाई देगा कि रेगिस्तान में कहीं या तो पानी दिखाई दे रहा है या तो दिखाई देगा कि दूर एक हिरन खड़ी है लेकिन जाने पर नहीं मिलता है। ठीक, तो वो या ठंडे प्रदेशों में मरीचिका दिखाई जो देता है। कांच का चटका हुआ भाग और पानी में डूबी हुई प्रखनली चमकीली दिखाई देती है। ये सब जो भी है ये आपको किसके कारण, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इसकी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और इस पर आधारित जो है ये प्रकाशीय तंतु जो आधारित है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही है। पानी में हवा के भरे बुलबुले चमकती है, ये भी इसी कारण होता है। और कलिख जो होता है, ये पोता हुआ कलिख जो होता है ये गोला चमकता है, वो भी इसी के कारण होता है। ठीक,
तो ये जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होने वाले ये है, ठीक। अपवर्तन के कारण याद रखिएगा, जो कि आपको जो टिमटिमाता है ना तारा, वो उसके कारण ही होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है 55 है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे होती है ये आपको बताना है। सूरज की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। आखिर नाभिकीय संलयन होता क्या है? 55 के आंसर बी हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के नाभिक जो मिलते हैं, जो हीलियम में बदलते हैं, उससे ऊर्जा निकलता है, ठीक। और सूरज की ऊर्जा जो है ये सूरज और ब्रह्मांड की अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत होने वाले नाभिकीय संलयन है। सूरज के अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% से और आपको हीलियम 26%। पूरे ब्रह्मांड में भी अगर पूछे ना सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है तो हाइड्रोजन ही है, ये भी याद रखिएगा। और सूरज में भी हाइड्रोजन है, और कोई भी तारा में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही होगा। सूर्य के केंद्र का ताप लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन के नाभिक संलयन, यहाँ पर देखिए, इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन के नाभिक संलयन हीलियम के नाभिक में होता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ताप और ऊर्जा विमुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है 56 है, यहाँ से हिंदी स्टार्ट होता है, ठीक। ये आपको 25 क्वेश्चन साइंस के पूछता है और 30 क्वेश्चन जो पूछता है वो जीके से, जैसे कि इतिहास, भूगोल, आपको यहाँ से नागरिक शास्त्र से, इकोनॉमिक्स से, और 6 क्वेश्चन में करंट और बिहार से क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल शुरू का 30 मैंने कराया, फिर साइंस का 25 ये हो गया। अब हिंदी का 20 क्वेश्चन आप कीजिए, और हिंदी में इतना रणनीति अच्छा कर आपको जाना है कि 20 में 20 क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि यहीं में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर गेन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन तुक्का मत लगाइएगा, जो क्वेश्चन आएगा वहीं लगाइएगा, कहीं भी तुक्का क्वेश्चन नहीं लगाना है। और ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है, ठीक, जिससे पता चल पाए कि कितने लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को भी हार्ड करते जाऊंगा। अगर ज़्यादा स्कोर आप लोग करेंगे तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा और ऊपर बढ़ाऊंगा, अगर उतना ही करेंगे तो मेरे इस क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। ये आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ड उच्चारण दंत से होता है? दांत से होने वाले उच्चारण कौन सा है? तो इसमें से कौन सा वर्ड का उच्चारण दांत से होता है? तो आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें से कौन हो जाएगा? न जो हो जाएगा, तथा दधना पढ़कर देखिए, ये जो हो जाएगा ये दांत से उच्चारण होता है। कख गगन अंग ये होता है कंठ से। पफ बभ ओठ से होता है। ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो 56 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन होगा ये आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें अनुक्रम, अनुक्रम लिख कर देखिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बार बार आपको कराता हूं कि अनुक्रम जो होता है ये आपको लिख कर देखिए। इसमें आप क्वेश्चन आ सकता है, ये सी हो जाएगा इसके आंसर, जो शुद्ध तरीका से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संगम, संगम का सही संधि विच्छेद बताइए। इस बार जो दरोगा में हमने हिंदी कराया था, जो दरोगा की एग्जाम इस बार दिए होंगे, वो बहुत धूमधाम से आराम से पास हो जाएंगे। मैंने बोला था कि जितना मैं वीडियो करा दिया हूँ उससे ही 70 से 80 क्वेश्चन आ जाएगा, और वही हुआ है, ठीक। मात्र प्रत्यय और उपसर्ग से इस बार दरोगा का जो हिंदी पेपर हुआ है उसमें 10 क्वेश्चन आए थे। फिर आपको समास से क्वेश्चन आए थे, परवाची शब्द से क्वेश्चन आए थे, और भी मतलब संधि विच्छेद हुआ। यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनते हैं आप आराम से कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए बेस्ट है कि मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से जाइए, हिंदी कीजिए, और फिर सारा हिंदी का क्वेश्चन धड़ल्ले से आप लगा कर आइएगा। संगम का सही संधि विच्छेद बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अब करिए संधि विच्छेद संगम का। तो संगम का हो जाएगा सम धम गम, सम धन गम, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। 58 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। जो धुंधला शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो हो जाएगा, ये आपको धुंध में ला लग गया है, धुंधला, तो ये हो जाएगा धुंधला, ठीक। ये 59 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धुंधला शब्द में, ठीक। तो 59 के आंसर बी यहाँ पर आप आराम से लगा सकते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों याद रख लीजिए। प्रत्यय जो शब्द के पहले लगता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक उपसर्ग पर आएगा, एक प्रत्यय से, ठीक। तो यहाँ से ध्यान में रखिए कि जो शब्द के अंत में लगते हैं उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। जैसे इसमें लगा है ला, धुंध में ला लगा है तो धुंधला बन गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर यही प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय में क्या होता है? शब्द के पहले लगता है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, तो 59 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? समास से 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, समास से, ठीक। ये याद रखिएगा। समास में जो हो जाएगा मुख दर्शन में, आपको बिहार दरोगा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये समझ लीजिए। कारक, कर्ता कारक ने ये जो पढ़ाए थे मैंने आपको, कारक का वीडियो भी है, उसमें 8 प्रकार के मैंने कारक बताए, एकदम आराम से क्वेश्चन लगाकर निकल जाते हैं, ठीक। तो मुख दर्शन में कौन सा समास होगा ये बताना है आपको। तो मुख दर्शन में जो समास होगा ये होगा तत्पुरुष समास। 60 के आंसर हो जाएगा ए। द्विगु समास कब होता है? जब संख्यावाचक जो आता है कोई भी चीज शुरू में, विशेषण, जैसे कि चौराहा, चौराहा में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद में जैसे कि एक दूसरे का अपोजिट या बीच में हाइफन का चिन्ह आता है, जैसे कि माता पिता हो गए, ठीक, पाप पुण्य हो गया, ये आपको द्वंद समास में आ जाता है। और बहुव्रीहि समास का भी मैं आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 है कि दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन, दशानन में कौन सा है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, क्रमधारय है, द्विगु है, ये आपको बताना है। तो दशानन में जो समास है ये आपको बहुव्रीहि समास है। ये कौन सा है? बहुव्रीहि। इसमें क्या होता है कि ना ही प्रथम पद और ना ही उत्तर पद दोनों प्रधान
नहीं होते, कोई अलग ही एक पद निकल कर आ जाता है। ठीक, जैसे कि हमने बोला दशानन, दशानन से देखिए सबसे पहले दिमाग में आएगा ये तो 10 आ रहा है तो शुरू में द्विगु होना चाहिए। जी नहीं, यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, दशानन मतलब होता है 10 सिरों वाला, अर्थात 10 सिरों वाला, अर्थात जहां ही आया मतलब कि रावण, तो ये आपको अलग ही निकल कर आ जा रहा है इसका मतलब। ठीक, तो ये दशानन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। ठीक, ये याद रखिएगा। जैसे कि एक होता है ना यौगिक होता है, रूढ़ होता है, योगरूढ़ होता है। जैसे योगरूढ़ जो होता है उसमें भी जो योगरूढ़ शब्द के प्रकार है उसमें भी यही होता है कि दो शब्द मिलते हैं, दो शब्द तो मिलते हैं, सार्थक दो शब्द मिलकर बनते हैं, लेकिन एक अलग ही उसका मीनिंग निकल जाता है। ठीक, अगर ऐसे पूछे कि ये कौन सा शब्द में प्रकार है तो ये योगरूढ़ शब्द है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 के नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द तद्भव, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, काफी बड़ा हो गया था। क्वेश्चन 62 के नीचे दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द देखिए, तद्भव तत्सम से दो क्वेश्चन आएगा। तद्भव वो होता है जो कि संस्कृत, जो कि आपको हिंदी में तो बोलचाल आपका संस्कृत का ही वर्ड होता है लेकिन बदल जाता है। ठीक, और जो संस्कृत के सेम टू सेम वर्ड आकर हिंदी में बोलचाल में आ जाते हैं वो क्या कहलाता है, वो तत्सम कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बदला हुआ रूप हो जाता है तद्भव हो जाता है। इसमें तद्भव पूछ रहा है कौन सा होगा। ठीक, तो ये आपको बताना है तद्भव कौन सा होगा इसमें। तो तद्भव शब्द के चयन कीजिए। तो 62 पे तद्भव शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा मुंह है, मुंह हो जाएगा, तद्भव मुंह जो हो जाएगा। ठीक, ये आपको तद्भव हो जाएगा। ये बैंक जो होता है इंग्लिश का शब्द है, इसकी ये विदेशी शब्द है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि निम्न में से शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा बस नाम से ही पता चल रहा है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ये नाम से ही संज्ञा एक प्रकार का नाम ही होता है, और जो संज्ञा के बदले यूज किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो कौन सा संज्ञा है, तो संज्ञा जो हो जाएगा इसमें क्रोध हो जाएगा। क्रोध जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक, तो 63 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संज्ञा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो कि सारा मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ये सर्वनाम आपको पढ़िएगा तो मिलेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा इसमें है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है यह मेरा है, मतलब कि ये निश्चयवाचक होता है जो ये कि यह, ठीक, ये निश्चय कर रहा है। ठीक, तो यह जो हो जाएगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ जो हो जाएगा ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो 64 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। बहुत भैयाई क्वेश्चन ये आ सकता है डायरेक्ट। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंधित प्रावधान दिया गया है ये आपको बताना है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। तो आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक जो दिया गया है ये आपको राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया है, ये आपको बताया गया है। ठीक, 65 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 66 है कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द है। जो पृथ्वी का प्रवाची शब्द होता है ये क्या होता है ये आपको बताना है। तो पृथ्वी का जो प्रवाची शब्द होता है ये होता है रत्नागर्भा, रत्नागर्भा होता है, ये याद रखिएगा। 66 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि शत्रु का प्रवाची शब्द है। शत्रु का जो प्रवाची शब्द है यह बताना है क्या होता है। तो शत्रु का जो प्रवाची शब्द होता है ये अरि होता है। अरि, अरि जो होगा ये प्रवाची शब्द होगा, इसके समानार्थक। देखिए कुछ दिनों से तबियत खराब चल रहा था इसीलिए मैं आपको सेट नहीं ला पा रहा था, सर्दी खांसी के साथ साथ तबियत भी खराब चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि आलोक का विलोम शब्द होता है। आलोक का विलोम शब्द क्या होता है ये बताना है। तो आलोक का जो विलोम शब्द में विपरार्थक हो जाएगा ये अंधकार हो जाएगा। आलोक में से उजाला होता है तो आलोक का क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। तो 68 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 69 है, याद देखिए, अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा। अस्थावर का जो विलोम शब्द होगा ये इसमें से कौन सा होगा। 69 है तो इसका हो जाएगा जंगम। अस्थावर में इसकी बदलता है इधर उधर और जंगम में इसकी एक जगह संकेत। ठीक, तो यहाँ पर जो अस्थावर हो जाएगा इसका हो जाएगा जंगम। 69 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 के जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है। 70 है कि जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो वो अकथनीय, जो कहा नहीं जा सकता है उसके लिए अकथनीय होता है। ठीक, तो ये 70 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं। तो कार्य के नए ढंग से करने की पद्धति को कहा जाता है नवीनीकरणीय है, आधुनिकरणीय है, पारस्परिक है या नवागत रूप है। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो जी यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा यहाँ पर कौन सा होगा, तो नवीनीकरणीय, जो कि नए ढंग से करने का पद्धति होता है काम का, तो नवीनीकरणीय। 71 के आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 72 है कि लाल पीला होना का अर्थ क्या है। लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ये मुहावरा है, लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है क्रोधित होना या क्रोध करना। मुहावरा लोकितिया से दो क्वेश्चन आता है। चमड़ी जाए लेकिन पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए इसकी अत्यधिक कंजूस होना। ठीक, तो 73 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए क्या है कि वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको कि मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, इसमें आपको बताना है। ठीक, तो इसमें अशुद्ध भाग जो है ये कौन सा इसमें है। मैं आज सुबह आपके घर गया था, ये तो सही है, किंतु तुम नहीं, किंतु आप घर पर नहीं मिले। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा
तो ये जो हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, ठीक, बी वाला अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 के संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, संस्कृति के 4 अध्याय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए, क्वेश्चन हिंदी समाप्त होता है और यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछेगा आपका। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और लगाना है। मैं आंसर बस बताते चलूंगा और तरीका बता दूंगा कैसे बनेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन को आप खुद से बनाना है आपको, ये मैं आपको इसमें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर दे दिया है कि ए का अर्थ होता है घनात्मक, बी का अर्थ होता है ऋणात्मक, सी का अर्थ होता है गुणित और डी का अर्थ होता है विभाजक। मीन्स की घनात्मक कहने का मतलब कि जोड़ है और ऋणात्मक मीन्स की माइनस है, ठीक। तो ए का अर्थ होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 18 दिया है और फिर क्या दिया है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट है, 18 सी दिया है, सी का मतलब क्या है गुणा, ठीक। फिर यहाँ पर दिया है 14, 14 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर क्या दिया है, ए दिया है मीन्स की प्लस हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या दिया है, 6 दिया है, 6 हो जाएगा, ठीक। फिर बी दिया है 20 माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 दिया है मीन्स की 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। डी का इसमें दिया ही नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए डी कहीं नहीं दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कैसे ये बनेगा, 76 का आपको बताना है कि कैसे ये बनेगा, ठीक। तो ये आपको सोल्यूशन कर लेना है, जैसे जैसे दिया है सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आकर निकल जाएगा 254 निकल कर आ जाएगा आंसर इसका, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 के निम्नलिखित में प्रत्येक में असमान अंक जोड़े को चुनिए। असमान अंक के जोड़े को चुनना है, ये आपको बताना है कि इसमें असामान्य अंक है। ये देखिए मैथ में थोड़ा भी रिस्क मत लीजिएगा, मैथ रीजनिंग आपको तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक। एक बात ध्यान में रखिएगा, आता है तो बनाइएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 3 5 दिया है, दोनों अभाज्य है, बात सही है। 13 और 17 ये भी दोनों है, ठीक। 19 और 25 दोनों अभाज्य नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं एक भाज्य हो जाएगा 25, ठीक। तो ये आपको डिफरेंट हो जाएगा 19 25। बाकी यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि 23 और 29 भी दोनों ये भी है, ठीक। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन थोड़ा इसे आंसर देख गया। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, ये फार्मूला पर बनेगा। ये कौन से फार्मूला बनाइएगा, झट से ये बना सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लगाइएगा, ये दिया है 106 × 100 मीन्स की ए मान लीजिए इसको और इसको, तो ए हो जाएगा, दोनों ए हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसे बी मान लीजिए तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ये होता है, ठीक। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो ए प्लस बी मीन्स की ये और इसको जोड़ दीजिए, ठीक। और फिर क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए और दोनों को गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा आंसर में, आप निकालिएगा तो यहाँ पर बी निकल कर आ जाएगा, 2400 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ए दिया है, आई दिया है, बी दिया है, ए दिया है, एल दिया है, यहाँ पर ई नहीं दिया है। ऊपर वाला ऑप्शन ही देख लीजिए, ई इसमें दे दिया है और इसमें ई नहीं है, इसकी इसी शब्द में से आपको बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए ई एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, ए ही इसका आंसर हो जाएगा। 79 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 के मुकेश तथा सुरेश की आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष के बाद दोनों आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। तो सुरेश और के वर्तमान आयु, देखिए आप कभी भी बनाइए तो क्वेश्चन मैथ सॉल्व कर ही बनाइए, तुक्का तुक्की नहीं लगाइएगा। फिर मैं आपको बता दूं, तुक्का तुक्की में आप चले जाइएगा, काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो मुकेश और सुरेश की आयु दिया है, तो मान लीजिए मुकेश और सुरेश की आयु मान सकते हैं कि अभी अनुपात दिया है तो 2:1 मान सकते हैं। मीन्स कि आपको 2:2x ये हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक। ये आपको जो सुरेश का आयु हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 2x ये बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद, तो 2x + 12 इसकी 12 वर्ष बाद कितना हो जाता है, अनुपात यहाँ हो जाता है ना 11/15, इधर आप पहले कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर 2x + 12 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 3x + 12 हो जाएगा। बस यहाँ पर x का वैल्यू अब निकल कर आ जाएगा, झट से निकल कर आ जाएगा। आपको x का वैल्यू निकल कर यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 निकल कर आ जाएगा। x का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। और यहाँ पर माना है कि किसको पूछा है, तो वर्तमान में सुरेश का आयु, तो 3x माने हैं तो x का आप यहाँ पर 16 रख दीजिए। इसकी 16 × 48, 80 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा होता है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक। बकरी के लिए क्या होता है, तो बकरी के लिए मेमना होता है। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा होता है उसी बकरी के लिए मेमना होता है, ठीक। तो 81 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे गए पानी का भार क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन बनाना है, ये क्षेत्रफल वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर गहरे, गहरे को क्या यहाँ पर हाइट मान लीजिए, इसकी 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक।
16 सेंटीमीटर व्यास दिया है, मीन्स की डायमीटर दिया है, डी दिया है, तो इसको हाफ कर दीजिएगा तो आर निकल कर आ जाएगा, मीन्स की जो आर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं शंक्वाकार बर्तन में रखे गए पानी का भार कितना है, तो पानी का भार मीन्स की सबसे पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा आपको। तो शंक्वाकार का शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का होता है। अगर यहीं पूछ दे बेलन का तो मात्र यहाँ से ये कर दीजिएगा, ये बेलन का हो जाता है, ठीक। तो हम शंकु को निकालना है तो हाफ हो जाएगा यहाँ पर, ये 1/3 यहाँ पर रख लीजिएगा, फिर आपको 22/7 हो जाएगा पाई का, और फिर इंटू में क्या रखिएगा तो यहाँ पर हाइट रख लीजिएगा 21 है, ठीक। और फिर आर स्क्वायर को 8 × 8 कर दीजिएगा, बस यह 17 21 हो जाएगा। यहाँ से कट कर निकल जाएगा, बाकी यहाँ पर देखिए 3 ले कटा सकते हैं, यहाँ पर 3 ये भी कट गया, बाकी 68 64 × 22 गुणा कर दीजिएगा तो इसका आयतन निकल कर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपको कितना आ जाएगा आयतन निकल कर यहाँ पर 1408, ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, पानी का भार केजी में दिया है तो 1000 से भागा कर दीजिए यहाँ पर, तो 1.408 ये हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। यहाँ पर देखिए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। यहाँ पर विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है, इस वर्ग हो गया, विकर्ण की लंबाई जो है ये 6 मीटर दिया हुआ है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है। फार्मूला बस डाल लीजिए, यहाँ भुजा निकाल कर आप निकाल सकते हैं कि भुजा स्क्वायर बराबर ही क्षेत्रफल होता है ना, भुजा इंटू भुजा होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण के फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है √2 इंटू भुजा, ठीक, बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है विकर्ण दिया है, विकर्ण का ये फार्मूला हुआ, तो ये √3 यहाँ पर √2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये कट कर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 3√2, भुजा बराबर क्या आ जाएगा 3√2, अब इसी का 3 यहाँ पर 3√2 का स्क्वायर कर दीजिए, भुजा स्क्वायर होता है तभी तो क्षेत्रफल निकलता है, तो 9 हो जाएगा, ये आपको 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ऑप्शन में 18 होगा। अब ऑप्शन में 18 देखिए है, हाँ है, यहाँ पर लगा लीजिएगा इस आंसर सी। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन 84 इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन 84 को सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए ये सभी रूट में है, ऐसे रूट में है, ये टोटल रूट में है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर रूट में है, तो ये आपको 64 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये आपको बड़ा वाला रूट के अंतर्गत ये 248 है, ठीक। और यहाँ से 64 निकल कर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये 256 हो जाएगा, फिर 256 से निकल करके आ जाएगा 16, क्योंकि 16 × 16 क्या होता है, यहाँ से 256 होता है, तो फिर 16 निकल कर आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। 84 का आंसर क्या हो जाएगा बी, धूमधाम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 85 देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही देता है, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ 1/3 है, 1/3 में क्वेश्चन जो होता है ये मॉडरेट से इजी लेवल का होता है, इतना नहीं खाली भाष्य दे देगा कि आपको मतलब सोचने में ही दिक्कत होगा, नहीं, क्वेश्चन सब समझ में आपको आएगा, फिर भी आप गलत कर आएंगे, यही होता है, ठीक। 10 क्वेश्चन भी गया नेगेटिव में तो काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 85 कि tan 10 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये tan 10 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको जो है ये tan को cot में बदल दीजिए, क्योंकि tan × cot बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक। तो इसको बदलिएगा तो ये क्या हो जाएगा cot 10 डिग्री, तो cot 10 डिग्री और tan 10 डिग्री 1 हो जाएगा। वैसे ही ये tan 43 डिग्री को रहने दीजिए, इसे बदल दीजिए cot 43 डिग्री में, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 तो 1 ही होता है। लेकिन ये बीच वाला देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक, √3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यही आपको हो जाएगा आंसर, बना लीजिएगा 85 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ठीक। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 86 कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतना दिया हुआ है, यदि प्रति वर्ष 4%, 1.5% तथा 5% की दर से बढ़ी है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये बताना है आपको। तो चलिए ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका आप सामने ऑप्शन। क्वेश्चन पहले बनाइएगा, बिना बनाए नहीं, तुक्का तुक्की नहीं, ठीक। तो ये मैं आपको बता देता हूँ तरीका कौन सा होगा इसमें। सबसे पहले देखिए ये बोल रहा है कि क्रमशः इतना और इतना और इतना दर से बढ़ रही है, तीनों में बढ़ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर 1 2 3 कितना जीरो है 4 जीरो है, ठीक। फिर क्या करना है 1 + 4/100, वैसे ही फिर यहाँ पर इंटू लेना है 1 + 1.5/100, फिर वहीं इंटू लेना है 1 + 5/100 होना है, ठीक। तो ऐसे कर कर आपको निकालना है, ठीक। ये कर कर निकालिएगा तो यहाँ पर आंसर निकल कर कौन आ जाएगा, तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा कोई नहीं, ठीक। इसका आंसर निकल कर कोई नहीं आ जाएगा, तुक्का तुक्की नहीं लगाना, इसलिए मैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको सेट कर रहा हूँ, ठीक। तुक्का लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 87 है, क्वेश्चन 87 है, इसको आपको बताना है कि 12.5% तथा 10% की 2 अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी के एक प्लेट को 6300 रुपये में बेच दिया गया, तो इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है।
अंकित मूल्य होगा उस पर छूट दिया होगा, फिर तो बेचा होगा, तो छूट कितना दिया है 12.5% और 10%, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला जानते हैं तो अंकित मूल्य कैसे ज्ञात कीजिएगा। मान लीजिए अंकित मूल्य x है, मान लीजिए अंकित मूल्य क्या है x है, यहाँ पर बस x पर कितना कितना छूट दिया है, तो यहाँ पर 12.5, तो 12.5 को क्या कर सकते हैं कि इसे आपको या तो 25/2 में बदल दीजिए, यहाँ पर ये आपको ध्यान से क्वेश्चन लगाना होगा, तो ऐसे कर आपको बदलना होगा और तभी क्वेश्चन ये बन पाएगा। तो ये आपको कर लेना होगा क्वेश्चन में। इसे क्या करना होगा कि मान लीजिए कि ये 12.5 है, तो ये 12 दूनी की 24 एक 25/2 ये हो गया, ठीक। और इसके बाई 100 हो जाएगा, इसके बाई 100 में हो जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। फिर यहीं पर एक और यहाँ पर दिया हुआ है, ये कितना है 10%, तो 10/100 हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू कितना दिया है 6300 दिया है, तो एक्स का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। मिस की कोई भी अगर देता है और उसका अंकित मूल्य निकाला है, तो अंकित मूल्य एक्स मान लीजिए, अगर मान लीजिए यही परसेंट दिया है इसका, तो 12.5, ठीक, बटा में 100% में है ये, ठीक, 12.5 बटा में इंटू यहाँ पर 10 है, 10 बटा में 100, ठीक। अब यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, तो 6300, तो यहाँ से अब एक्स का मान निकाल लीजिएगा, तो एक्स मान निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर सी निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कि श्री अजय, यहाँ पर देखिए श्री अजय ने 14,500 रुपये की राशि को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। ये आपको बताना है, यहाँ पर दर निकालना है, रेट निकालना है, ठीक। तो ये आपको है कि इतना रुपये की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया है, ठीक। यहाँ पर ध्यान, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे, ठीक। सबसे पहले ब्याज यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो ये टोटल में से क्या निकाल दीजिए, ये मूलधन घटा दीजिए, ठीक। तो ये इसमें से ये घटाइएगा, तो टोटल घटा कर देखिए, टोटल घटाइएगा तो 6,960 आ जाएगा। ये आपको क्या होगा, ब्याज हुआ। अब ब्याज के फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या होगा, टोटल यहाँ पर देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन, यहाँ पर मूलधन कितना है A14500 इंटू, आपको क्या है रेट नहीं पता है ना, रेट नहीं पता है तो रेट यहाँ पर लिख दीजिए। टाइम कितना है 6 वर्ष, 6/100 ये है। और हम पता है कि ब्याज हमारा निकल कर कितना आया है, तो ब्याज निकल कर मैंने आपको क्या बताया था 6960 निकल कर आया था यहाँ पर, तो ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आर का वैल्यू, इधर 100 को क्या कीजिए इधर फेंक दीजिएगा, फिर ये क्या कीजिएगा इसको बटा में फेंक दीजिएगा, इसको भी बटा में चला जाएगा, तो यहाँ आर का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो ये आपको बना लेना है, आर का वैल्यू 8% निकल कर आ जाएगा करीब। क्वेश्चन नंबर 89 है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक नल सी इस भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले याद रखिए कि ये दे रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, भरने में पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, बहुत आसान है क्वेश्चन को बनाना, ऐसे आपको देता है तो ए और बी सीयू का ये आप देखिए इसका 12 हो जाएगा, ठीक। और ये कितने में भर रहा है, तो 12 मिस की एक यूनिट जो भरेगा यहाँ पर 12 3 चौके 4 में, ठीक। और ये प्लस में क्योंकि ये दोनों भर रहा है तो चरतियाँ 12, और ये जो माइनस में हो जाएगा क्योंकि खाली कर रहा है, तो ये क्या होता है 6 दूनी के 12, तो यहाँ पर क्या होगा 6 घटा दीजिएगा, तो ये 12 बाई यहाँ पर देखिए 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, मीन्स कि ये 12 घंटे में पूरा टंकी भर जाएगा। ये यहाँ पर आसानी से लगा लेना है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि मासा 6 है तो लसा इनका लसा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 216, ठीक। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ले भाग भी आप दे सकते हैं कि 36 18 और छछा के 36। अब छछा के 36 ये आपको ऑप्शन में आ गया, ऑप्शन में क्या ये ऑप्शन ए में आ गया, ठीक। तो अब ऐसे कैसे चेक कीजिएगा कैसे कि ऑप्शन एक ही आपको इनका लसा 36 ही होगा। तो बेसिक सी बात है 36 और 6 मसा निकाल कर देख लीजिए, ऑलवेज 6 ही आएगा और लसा इसका 36 ही आएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 36 ही निकल कर आएगा, जितना शॉर्ट तरीका से बनाइए लेकिन सही बनाइए। यहाँ पर ये भी मान सकते हैं इसको कि एक को आपको x मान सकते हैं 6x और एक को 6y मान सकते हैं संख्या को, ठीक। तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 6x प्लस 6y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको 216। गुणनफल दे रहा है, आपको प्लस नहीं करना है, 6x इंटू 6y करना है 216, तो xy की वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना आपको, तो 6 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 गुणा होगा तो 36 हो जाएगा, वो 216 के नीचे चला जाएगा तो 6 निकल कर आ जाएगा xy, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि xy का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर xy का वैल्यू 6 निकल कर आ जाएगा। तो फिर वहीं आपको रखिएगा, तो 6 इंटू वाई कीजिएगा, 6 इंटू वाई क्योंकि एक आपका दिया हुआ है वैल्यू, ठीक। तो ये वाई यहाँ पर कीजिएगा तो वाई का वैल्यू निकल कर भी आपको आ जाएगा। आराम से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 90 के आंसर यही आएगा, बस कोई भी तरीका अपना लगाइए, क्वेश्चन बना लीजिए। 11 परिमाणु का औसत 50 है, यदि प्रथम 9 परिमाणु का औसत 49 है और अंतिम 5 का औसत 52 है तो छठा परिमाण क्या होगा। यह क्वेश्चन बनाना है आपको।
छठा परिमाण क्या होगा, 11 परिमाणों का औसत 50 है। ये आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन ये बना लीजिएगा, ठीक। मैं छोड़ देता हूँ। तो पहले क्या कीजिएगा कि 11 से 50 से गुणा कीजिए, सारा परिमाण निकल कर आ गया, ठीक। प्रथम 6 परिमाण निकल, फिर 6 को 49 से गुणा कर दीजिए और अंतिम के 5 के 52 से गुणा कर दीजिए और दोनों को जोड़कर 6 × 49 प्लस 5 × 52 को जोड़कर 11 × 50 से घटा दीजिए, तो ये टोटल निकल कर आपको आ जाएगा 56 डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि 26 जनवरी 1950 को भारत वर्ष स्वतंत्र घोषित हुआ, वह दिन सप्ताह कौन सा था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ये आप जानते होंगे, कैलेंडर का क्वेश्चन बनाते होंगे तो, ठीक। तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, मैं बस इसका आंसर बता देता हूँ। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि वो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ा था, तो बृहस्पतिवार पड़ा था। तो 92 के आंसर भी हो जाएगा। अब बनाइएगा, इसे निकालिएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दे सकता है कि आपको वही समय दे, ठीक। क्योंकि जो समय मैंने आपको बताया ये तो दे ही सकता है 26 जनवरी 1950, हो सकता है 15 अगस्त 1947 थे, हो सकता है कि 1970 डेट दे दें, तो आपको निकालना होता है। आगे क्वेश्चन है कि 5 केले और 4 सेवों का मूल्य 3 केले 7 सेवों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। अनुपात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखो कैसे बनाना है, देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन पहले मानकर बनाना चाहिए, ठीक। यहाँ पर अगर 2 दिया है तो यहाँ पर मान लीजिए क्या मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि माना कि सेब बराबर ए हो जाएगा, सेब बराबर मान लीजिए, सेब बराबर ए मान लीजिए, ठीक, ए मान लीजिए, और केला बराबर क्या मान लीजिए, केला बराबर बी मान लीजिए, ठीक। मान लिए यहाँ पर। अब देखिए, तो यहाँ पर 5 केला दिया है, मीन्स की 5b + 4a इक्वल टू कितने के बराबर है, 3 केले 3b और प्लस 7a, क्योंकि 7 केला है। अब यहाँ पर इंटरचेंज कर दीजिए बी को माफ कीजिएगा, 3b जो है ये आपको इधर फेंक दीजिए, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2b हो जाएगा, और 4a को क्या कर दीजिए, इधर फेंक दीजिए 7 की तरफ, तो वो भी माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि केला बाटा में से, तो यहाँ पर क्या कीजिए, a को क्या कर दीजिए, इधर फेंक दीजिए, तो ये a हो जाएगा, और 2 को क्या कर दीजिए इसके नीचे, मीन्स की 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर आराम से आपको लगा लेना है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, यहाँ पर देखिए 94 है, इसको जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 कैसे लगेगा, देखिए 10 और 18 के बीच में 8, ठीक। 18 और 36 के बीच में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 16, मीन्स कि इसके दुगना होते जा रहा है, तो इसके और इसके बीच में कितना होना चाहिए, तो 32 होना चाहिए, अंदाजा सब मिलाकर चल रहे हैं। फिर और इसके बीच में क्या होना चाहिए, 64। तो देखिए अब इसके यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये आगे क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। मीन्स कि 34 के आगे क्या होगा। फिर से देखिए 10 और 18 के बीच में क्या आ रहा है, तो 10 और 18 के बीच में जो आ रहा है डिफरेंट, ये 8 का आ रहा है। 18 और 34 के बीच में कौन सा डिफरेंट आ रहा है, तो ये आपको डिफरेंट आ रहा है 16 का। तो यहाँ पर देखिए ये हो रहा है, तो आपको 34 और के आगे क्या हो जाएगा, 34 में यहाँ पर 32 जोड़ दीजिए, 34 में 32 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 6 और ये 6, इसकी 66 हो जाएगा, यहाँ पर 66, ठीक। और फिर इसके और इसके बीच में देखिएगा डिफरेंस डालकर वहीं, तो वहीं सेम ही डिफरेंस आएगा। आगे चलते हैं, बी हो जाएगा आंसर इसका, मिस की 66 आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 95 है कि ई बराबर 5, अब ई बराबर 5 यहाँ पर लिख दिया है और अमेंडमेंट बराबर 89 दिया है, तो ई बराबर 5 यहाँ पर क्या लिखा है, तो ई जो आता है अल्फाबेट में ये 5वें नंबर पर आता है, ठीक। तो यहाँ पर ई बराबर 5 है और वैसे ही इसको जोड़ दिया है, जब ई बराबर 5 दिया तो इसका जोड़ने पर ही 89 आ सकता है, तो जोड़कर आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं 1 + 13, ई आ रहा है 5 + 14 + 4, क्योंकि 4 पर है डी, प्लस 13 और प्लस यहाँ पर 5, 14 और 20, क्योंकि लास्ट में 20 है, तो ये 89 आ जाएगा जोड़ने पर। वैसे ही इसको जोड़ दीजिए, इसका जो भी रैंक है इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +18 हो जाएगा, फिर +5 हो जाएगा, फिर +20 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, +18 हो जाएगा, +25 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं सारा को तो 144 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग है। जैसे एस कौन पर रैंक पर आता है तो 19 रैंक पर, 5 कौन सा रैंक पर, 5वें रैंक पर, सी 3वें रैंक पर, आर 18 रैंक पर, ऐसे करके जोड़ देना है, फिर रैंक निकाल कर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है फिर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है कि 4 टीम ABCD ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले देख लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पर 4 टीम ABC ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया, टीम B ने D से अधिक रन बनाए परंतु टीम ए के बराबर नहीं बनाए, कौन सी टीम तीसरे। यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर। देखिए 4 टीम ABCD ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया, सी ने सबसे कम रन बनाए, तो सी तो एकदम नीचे हो जाएगा, सी एकदम नीचे होगा, सबसे कम हुआ तो सी नीचे हो जाएगा। टीम बी ने डी से अधिक रन बनाए, टीम बी जो है ये डी से अधिक रन बनाया, ठीक बनाए, परंतु ए के बराबर नहीं बनाए, मीन्स ए के बराबर नहीं बनाए, मीन्स एक ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये आपको डी यहाँ पर होगा क्योंकि बी बनाया है डी से ज़्यादा, तो बराबर नहीं बना,
बना पाए। कौन सी टीम तीसरे सबसे अधिक रन बनाए, तो ये आपको तीसरे पर रखा है, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, ये आ जाएगा डी वाला। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा डाउन को FQYP लिखा जाता है तो उसी भाषा में विथ को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चारों का ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत आसान है, बस देखना होता है इसमें कि रिलेशन क्या हो रहा है। जैसे डी से क्या बन रहा है, F बन रहा है, O से क्या बन रहा है, Q बन रहा है, W से Y बन रहा है, N से P बन रहा है, वैसे ही इसको आपको रूपांतरित करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डी वाला कैसे बनेगा, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जैसे कि वाई के ये दो लेटर का गैप है जी, यहाँ पर देखिए दो लेटर, ये 2 बढ़ाया है, इसमें भी 2 बढ़ाया है, इसमें भी 2 बढ़ाया है और इसमें भी 2 बढ़ाया है। ठीक, तो आप भी कर दीजिए, W से 2 बढ़ा दीजिए, I से 2 बढ़ा दीजिए, T से 2 बढ़ा दीजिए, S से 2 बढ़ा दीजिए, तो बस निकल कर आपका आ जाएगा। 2 लेटर जोड़कर, जिससे W है ना तो XY 2 जोड़िएगा, तो फिर I है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो ऐसे करके लिखिएगा तो जो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा, ये आपको हो जाएगा ए निकल कर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि 98 है कि 49 विद्यार्थी की एक कक्षा में रहीम का स्थान आगे से 16वां है तो पीछे से रहीम का स्थान क्या होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अगर पीछे से पूछता है तो कैसे निकाला जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, कैसे क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये दे रहा है 49 विद्यार्थी के कक्षा में रहीम के आगे से दिया है 16, तो 49 है ना, सबसे पहले पीछे से जब पूछेगा तो इसमें क्या कर दिए, एक यहाँ पर डाल दीजिए अपने मन से। ठीक, यहाँ पर देखिए ये क्या कीजिए, अपने मन से डाल दीजिए, तो ये हो गया 50। अब इसमें से 16 घटा दीजिए, पीछे से पूछेगा तो यहाँ पर निकल कर क्या आ जाएगा, 34वें रैंक पर आ जाएगा। ठीक, या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से सबसे पहले ये घटाकर और फिर इसमें जो निकलेगा, मान लीजिए इसमें 33 आएगा फिर, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो वो भी बात वही हुआ, 34 ही आएगा। तो 98 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के में व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CH शब्दी में है, O है, यहाँ पर ऊपर में भी O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी R है यहाँ पर, तो ये तो सबसे अंत में जाएगा। सबसे अंत में क्या चल जाएगा, 4, तो यहाँ पर तीनों अंत में 4 ही है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तो ऊपर वाला ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि सबसे अंत में ये जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये दे रहा है, यहाँ पर R आ रहा है तीसरे स्थान पर, यहाँ पर C आ रहा है। ठीक, तीसरे स्थान पर, तो 3 सबसे पहले पर हो जाएगा और फिर उसके बाद 1 होगा, 3 के बाद 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, 3 1 2 4 भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, डिक्शनरी के अनुसार आपको लगाना है, तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। लगाइएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन कीजिए। दिए गए विकल्प जो है इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक, दिए गए विकल्प में से, ये आपके सामने है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, और फिर आपका ना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को। तो ए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, तो ए में क्या कर दिया है, 2 जोड़ दिया है तो सी हो गया है। जेड में क्या कर दिया है, यहाँ पर एक्स किया है, तो जेड से क्या कर दिया है, तो यहाँ से घटा दिया है, 2 क्या कर दिया है, घटा दिया है, जेड से 2 घटा दिया तो एक्स हुआ है। फिर यहाँ पर जोड़ दिया है, बी में जो जोड़िएगा तो डी हो जाएगा। ठीक, चौथे स्थान पर आ जाएगा। फिर वाई से फिर घटा दिया है तो डब्ल्यू हो जाएगा। तो वहीं पहले में आपको क्या करना है, एच 8वें स्थान पर आता है तो 10 हो जाएगा, तो 10वें स्थान पर कौन से आएगा, तो जे आएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, एस में से 2 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो जे क्यू कहाँ बन रहा है, तो जे क्यू यहाँ से डायरेक्ट आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ये था क्वेश्चन 100 है, और 100 क्वेश्चन में आपने कितने सही किया, कितने गलत किए, सब बताना है काट कूट कर अपना स्कोर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और मैं आपको डेली ऐसे ही मॉक टेस्ट कराते रहूँगा, अब जो भी समय बचा है जितना भी समय में, और स्पेशल भी वीडियो देते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई भी मन में डाउट है कमेंट लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।